बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अब हम एक थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जब नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है डब्ल्यूबीसीज़ की, यानी कि जिसमें उनकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, और नियोप्लास्टिक उसको कहते हैं जो मोनोक्लोनल होती है, ठीक है? यानी कि मोनोक्लोनल अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज़, इसको हम कहेंगे इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। अच्छा, जो मैलिग्नेंसीज़ हैं डब्ल्यूबीसीज़ की, उसमें हमारे पास हम कहते हैं कि लिम्फॉइड नियोप्लाज़म्स हैं। तो लिम्फॉइड नियोप्लाज़म्स में किस-किस के ट्यूमर्स होते हैं? बी सेल के, टी सेल के और नेचुरल किलर सेल के ओरिजिन के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि इन तीनों के ट्यूमर्स होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं माइलॉइड नियोप्लाज़म्स क्या होते हैं। माइलॉइड नियोप्लाज़्म जो है वो हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर से अराइज़ करते हैं, ठीक है? तो हमने जो पीछे डायग्राम देखी थी, बस उसको माइंड में रखना है कि हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर से जो अराइज़ होंगे वो माइलॉइड नियोप्लाज़म्स होंगे, और जो लिम्फॉइड सेल से अराइज़ होंगे वो लिम्फॉइड नियोप्लाज़म्स होंगे। अब जो माइलॉइड नियोप्लाज़्म है उनकी 3 कैटेगरीज़ हैं, एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज़। अब एएमएल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि इमैच्योर प्रोजेनिटर सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएँगे, और उनकी क्योंकि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, यानी कि इमैच्योर माइलॉइड सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिवीज़न होगी और वो ब्लड में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड में ये सेल्स ज़्यादा होंगे, माइलॉइड सेल्स। ईमिया का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ब्लड में। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज़ यानी कि इसमें क्या होता है कि बोन मैरो के अंदर सेल्स की कोई जीन्स डिफेक्ट आया या कोई भी मसला हुआ जिस वजह से इमैच्योर सेल्स की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बोन मैरो में, और उसकी वजह से हमें ऐसे पेशेंट्स के ब्लड में बहुत ज़्यादा माइलॉइड सेल्स मिलेंगे। इनको कहते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियास। और उसके अलावा माइलॉइड नियोप्लाज़म्स में और कौन-कौन से होते हैं? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स और डिस्प्लेज़िया। हमने कहा है कि जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है माइलॉइड सेल्स की, उसको कहेंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा कि हेमेटोपोइसिस इनइफेक्टिव होती है, और उसके अलावा क्या होगा कि जो पेरिफेरल ब्लड है उसमें साइटोपिनियाज़ हो जाएँगे क्योंकि इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस चल रही है। उसके अलावा माइलोप्रोलिफरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि माइलॉइड के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, और उसमें क्या होगा कि माइलॉइड के जो एंड पे हमारे पास जो सेल सिंथेसाइज़ हो रहे थे उनकी क्या होगी कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इनको हम कहेंगे माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज़्म। हिस्टियोसाइट्स क्या है? हिस्टियोसाइटोसिस, हिस्टियोसाइट्स मैंने बताया था कि वो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स, और ये क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जिन्होंने एंटीजन को पकड़ना है और जाके फेगोसाइटोसिस के लिए प्रेजेंट करना है। तो ये होते हैं हिस्टियोसाइट्स कहेंगे इनको, यानी कि ये फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं। तो हिस्टियोसाइटोसिस जब इनकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा एक और हमारे पास इमैच्योर डेंड्रिटिक सेल है। डेंड्रिटिक सेल स्किन में पड़े हुए होते हैं। इमैच्योर डेंड्रिटिक सेल है जिसको हम कहते हैं लैंगरहांस सेल, और लैंगरहांस सेल हिस्टियोसाइटोसिस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से जो नियोप्लाज़म्स होते हैं उनको हम कहते हैं लैंगर सेल हिस्टियोसाइटोसिस। अब ऐसी कौन-सी रीज़न्स होती हैं या ऐसी कौन-सी वजूहात होती हैं जिस वजह से जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं उनका नियोप्लेज़िया चल रहा होता है, यानी कि उनकी मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चल रही होती है, वो इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं? अब जो डब्ल्यूबीसी नियोप्लाज़म्स है ना, इससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। ये वाली डायग्राम माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेम सेल होता है, उससे माइलॉइड स्टेम सेल होता है और फिर लिम्फॉइड स्टेम सेल निकलता है। लिम्फॉइड स्टेम सेल लिम्फॉइड ब्लास्ट बनाता है और उससे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनेगा। उसके अलावा हमने देखा है माइलॉइड स्टेम सेल होता है। माइलॉइड स्टेम सेल आरबीसी, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? तो माइलॉइड नियोप्लाज़्म इस लेवल पे अराइज़ करते हैं और लिम्फॉइड नियोप्लाज़्म इस लेवल पे अराइज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास है माइलॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड ब्लास्ट, और फिर माइलॉइड ब्लास्ट मोनोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो एएमएल यानी कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो इस लेवल पे भी अराइज़ कर सकता है और इस लेवल पे भी अराइज़ कर सकता है, यानी इन दोनों इमेच्योर लेवल्स पे माइलॉइड ल्यूकीमिया अराइज़ कर सकता है। अब ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे स्टेम सेल्स थे, इससे बनेंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं माइलॉइड ब्लास्ट सेल, और माइलॉइड ब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। जबकि जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं उनसे बनता है लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट आगे डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट्स होते हैं बी सेल और टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? तो हम जो ALL पढ़ रहे हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसमें हम ये वाली लीनिएज स्टडी करेंगे, ठीक है? ये डायग्राम देख लें, इसमें ये नॉर्मल ब्लड है कि नॉर्मल ब्लड में देखो कितने कम हमारे पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह पड़े हुए हैं और डब्ल्यूबीसीज़, और इसमें देखो डब्ल्यूबीसीज़ कितने ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और ये डब्ल्यूबीसीज़ की और उनकी अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी ब्लड में उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है।
इसके बाद हम देखते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं जिस वजह से नियोप्लेज़िया हो रहा होता है, ठीक है? तो जेनेटिक अल्टरेशंस होती हैं, बहुत सारी जीन्स में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उन जेनेटिक अल्टरेशंस की वजह से ये मसला आ रहा होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं और कभी-कभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या आता है कि कोई ना कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ एक्ज़िस्ट करती हैं और ट्यूमर इससे अराइज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अब हम डिफरेंट तरह के रीज़न्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आप पढ़ें क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड अदर एक्वायर्ड म्यूटेशंस आर द कॉज़ ऑफ व्हाइट ब्लड सेल नियोप्लेसिया। एंड व्हाट आर दोज़ म्यूटेशन? नॉन रैंडम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़, यानी कि ये नॉन रैंडम होती हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ और ये ट्रांसलोकेशंस होती हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि एक ये है हमारे पास अगर क्रोमोसोम और ये है क्रोमोसोम, तो ट्रांसलोकेट हो जाता है, यानी एक का पार्ट दूसरे में एंटर हो जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशंस। और ये ज़्यादातर ट्रांसलोकेशंस अकर कर रही होती हैं वाइट सेल नियोप्लाज़्म के अंदर और इनकी वजह से फिर नियोप्लेज़िया अराइज़ करता है। अब कौन-सी ऐसी जीन्स है जिसमें ट्रांसलोकेशन होती है? ऐसी जीन्स जिनमें ट्रांसलोकेशन होती है और जिनमें एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, वो जीन्स होती हैं जिन्होंने सेल की ग्रोथ को, सेल की डेवलपमेंट को और सेल के सर्वाइवल को कंट्रोल करना है। तो क्या ख़्याल है इन जीन में जब इश्यूज़ आते हैं और हम देखेंगे कि कौन से किस्म के ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि नियोप्लेज़िया अराइज़ करता है। अगर आपको चीज़ें समझनी है अच्छे से न्यूप्लेज़िया की, तो आपको ये वाली डायग्राम माइंड में रखनी है, ठीक है? इसमें देखें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है। सेल नियोप्लास्टिक सेल कब बन रहा है? जब उसकी अपोप्टोसिस कम हो रही है, यानी कि उसकी डेथ कम हो रही है। और जब उसकी डेथ कम हो रही है तो क्या ख़्याल है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी। अच्छा, अब हमने बात की कि म्यूटेशंस आती हैं। इस सेल में कौन-कौन सी म्यूटेशंस आ जाती हैं? प्रो ग्रोथ म्यूटेशंस आ जाती हैं, यानी कि ये ग्रोथ को ज़्यादा करवाने वाली म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें टायरोसिन काइनेज की म्यूटेशंस आती हैं और MYC जीन की ट्रांसलोकेशंस आ जाती हैं, ठीक है? इन्होंने क्या कराना होता है कि सेल की ग्रोथ बढ़ाएँगे और जब सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो क्या ख़्याल है सेल की डिवीज़न ज़्यादा हो जाएगी और जितनी ज़्यादा सेल की डिवीज़न होती है, वारबर्ग मेटाबॉलिज़्म होता है, जिसमें यानी कि बहुत स्ट्रेस की कंडीशंस में भी वो सेल सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसा मेटाबॉलिज़्म करते हैं जो उनको ग्लूकोज़ प्रोवाइड करता रहता है। तो क्या ख़्याल है सेल की डिवीज़न भी ज़्यादा है, उनका मेटाबॉलिज़्म भी हो रहा है, तो उसके थ्रू उनका लाइफ स्पैन बढ़ता जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि इनका रिन्यूअल ज़्यादा हो रहा है, यानी एक चीज़ एक तो ये कि उसका मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो रहा है, उसकी डिवीज़न ज़्यादा हो रही है, वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, साथ-साथ उसका सेल्फ रिन्यूअल भी बढ़ता जा रहा है। और सेल्फ ले रिन्यूअल क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि प्रो ग्रोथ म्यूटेशंस थी जो ग्रोथ ज़्यादा करा रही हैं। यहाँ पे म्यूटेशंस आती हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में, जो कि रिन्यूअल करा रहे थे, ठीक है? तो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में जब मसला आएगा, तो नॉर्मली अगर वो थोड़ा रिन्यूअल करा रहे थे, तो अब ये ज़्यादा रिन्यूअल कराएँगे और ये ट्रांसलोकेशन होती हैं। इनके नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लें ट्रांसलोकेशंस और फ्यूजन्स होती हैं, जिसकी वजह से एक तो सेल की सेल्फ रिन्यूअल ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा उसकी अपोप्टोसिस कम हो जाएगी और अपोप्टोसिस कम करने वाली कौन-सी म्यूटेशंस होती हैं? ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो प्रो सर्वाइवल होती हैं, यानी कि वो सेल का सर्वाइवल बढ़ा देती हैं। BCL2 ट्रांसलोकेशन, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रांसलोकेशन, इनका नाम पता होना चाहिए आपको और इनका नाम पता होना चाहिए। प्रो ग्रोथ म्यूटेशंस होती हैं टायरोसिन काइनेज और MBC ट्रांसलोकेशन, MYC, और प्रो सर्वाइवल म्यूटेशंस होती हैं BCL2 ट्रांसलोकेशन। अब ओवरऑल देख लें इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि नियोप्लास्टिक सेल वो सेल होगा एक तो जिसकी सेल डिवीजन बढ़ रही है, जिसके पास अपनी न्यूट्रिशन है और वो ग्रोथ ज़्यादा कर रहा है, रिन्यूअल ज़्यादा कर रहा है, यानी कि वो जल्दी जल्दी अपने आप को रिन्यू भी कर लेता है। तीसरा, उसके अंदर अपोप्टोसिस कम हो गई है, एक चीज़ की अपोप्टोसिस कम हो गई है, उसका रिन्यूअल ज़्यादा हो गया, उसकी सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया, तो क्या ख्याल है कि वो ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली वो सेल में वो बॉडी में ज़्यादा देर के लिए भी रहेगा और उसकी बहुत सारी डिविजन्स होते होते उसकी आगे बहुत बड़ी फैमिली बनना स्टार्ट हो जाती है पूरी, ठीक है? तो ये मसला होता है नियोप्लेसिया में, असल में जो हम कह रहे हैं म्यूटेशंस की वजह से चल रहा है सारा। अच्छा, तो ये सारी जो म्यूटेशंस होती हैं ना, ये डिफरेंट तरह के इश्यूज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। अब म्यूटेशन होगी, प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगा। अच्छा, जो कुछ म्यूटेशंस होती हैं ना, वो क्या करती हैं? डोमिनेंट नेगेटिव प्रोटीन बनाती हैं। यानी कि डोमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि नॉर्मल फंक्शन के साथ यानी नॉर्मल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन कराएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको डोमिनेंट नेगेटिव कहते हैं। और कुछ म्यूटेशंस ऐसी होंगी कि उनकी वजह से जो प्रोटीन बनाएगा, उसकी वजह से उसका फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कुछ म्यूटेशन फंक्शन ज़्यादा कराएँगी प्रोटीन का, कुछ कम कराएँगी। जो कम कराएँगी वो डोमिनेंट नेगेटिव होंगी, जो ज़्यादा कराएँगी वो गेन ऑफ फंक्शन कराएँगी। ऑन्कोप्रोटीन, ऑन्को का मतलब क्या है? कैंसर, यानी वो प्रोटीन, ऑन्कोप्रोटीन जो कि जीनोमिक एबेरेशन की वजह से बनते हैं, वो क्या करते हैं कि वो नॉर्मल मैच्योरेशन को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? यानी कि ये जो सारे एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये जो नॉर्मल मैच्योरिटी हो रही थी ना, यानी अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, इसने आगे जाके मैच्योर होना था, तो इस सेल की मैच्योरेशन, जो नॉर्मल मैच्योरेशन हो रही है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ऑन्कोप्रोटीन ने मैच्योरेशन को ब्लॉक कर दिया, तो क्या ख्याल है इमैच्योर सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे? ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएँगे। उसके अलावा इन ऑन्कोप्रोटीन्स ने एक काम तो
ये कर दिया कि इन्होंने मैच्योरेशन ख़राब कर दी। दूसरा ये क्या करते हैं, प्रो ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे, और हमने बताया कि उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगी, और उसके अलावा अपोप्टोटिक सेल डेथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैंसर सेल को अलाउ करती हैं कि वो बॉडी में बढ़ते जाते हैं और अपना काम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा ये वाली बात हमने पढ़ ली कि ऑन्कोप्रोटीन क्या है, डिफरेंशिएशन को अरेस्ट करवा देते हैं, यानी कि सेल डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, इमेच्योर फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है, और इमेच्योर फॉर्म हमने कहा है कि वो नॉन फंक्शनल फॉर्म होती हैं, वो सही से काम नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसकी, और क्यों इमेच्योर हो रही हैं, क्योंकि वो इतनी रैपिडली प्रोलिफरेट कर रही हैं, जब वो इतनी तेज़ी से ट्यूमर सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है वो डिफरेंशिएट हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यही मसला एक्यूट ल्यूकीमियाज़ में चल रहा होता है। और म्यूटेशन, जो हमने 3 तरह की म्यूटेशंस पढ़ी हैं ना, वो आपने याद रखनी है कि सारा का सारा वही मैकेनिज़्म होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन जीन की म्यूटेशंस होती हैं जो सेल्फ रिन्यूअल ज़्यादा करा देंगी, ठीक है। और सेल्फ रिन्यूअल जिस प्रोटीन का ज़्यादा है, क्या ख्याल है, सेल्फ रिन्यूअल ज़्यादा है तो उसके पास स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। स्टेम सेल की क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है, वो बार-बार डिवाइड कर सकता है। तो जब ट्यूमर सेल की ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर की जीन में म्यूटेशंस आती हैं, तो उसकी वजह से सेल्फ रिन्यूअल ट्यूमर सेल्स का बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल्स अपने अंदर जो प्रॉपर्टीज़ ले आते हैं, वो स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो इनडेफिनिटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बात समझ आ रही है कि ये म्यूटेशन किस तरह से जो है वो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी म्यूटेशन जो हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ी है ना, बस आपने वो मेन याद रखनी है। उसके अलावा अपोप्टोसिस इनहिबिटोरी होती है, अगर आपने वो डायग्राम देख ली तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हैं कि जिन्होंने सेल की प्रोलिफरेशन वगैरह को, उसकी ग्रोथ को ज़्यादा करा देना है, ठीक है, और वो लिम्फॉइड सेल्स में ज़्यादा एक्सप्रेस होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कब बनती हैं, जब एंटीजन रिसेप्टर की जो जीन है उसकी डाइवर्सिफिकेशन चल रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि एंटीजन रिसेप्टर जीन डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रीअरेंजमेंट होती है और डाइवर्सिटी आती है जीन के अंदर, यानी कि जब जीन के सेगमेंट ज्वाइन हो रहे होते हैं ना, तो वेरिएबल तरह से ज्वाइन होते हैं, और इस ज्वाइनिंग की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर इम्यूनोग्लोबुलिन और टी सेल के जो रिसेप्टर, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं और टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी जीन्स में ज़्यादातर हो रहा होता है। अब इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है? इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से यानी कि ऐसा, इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं या जो टी सेल रिसेप्टर बनते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कुछ बॉडी में ऐसे होते हैं ना कि अनप्रोसेस्ड एंटीजन्स पड़े हुए होते हैं, तो उनके खिलाफ भी एंटीबॉडी काम कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि ये डिफरेंट तरह के एंटीजन्स को फिर रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, कौन? टी सेल रिसेप्टर्स और एंटीबॉडीज़। तो ये फ़ायदा होता है एंटीजन रिसेप्टर जीन की डाइवर्सिफिकेशन का। अब हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ लिया कि एंटीजन रिसेप्टर जीन डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है। उसके अलावा हमने कहा कि लिम्फॉइड सेल्स में जो ऑन्कोजेनिक म्यूटेशंस होती हैं, वो ज़्यादातर किस जगह पे अकर कर रही होती हैं? जर्मिनल सेंटर, ठीक है। अब क्या होता है कि जर्मिनल सेंटर में ऐसी क्या चीज़ होती है जो अपरेगुलेट हो रही होती है? तो जर्मिनल सेंटर में हमारे पास एक एंजाइम होता है, साइटोसिन डी अमाइनेज, ठीक है। ऐसी जीन्स अपरेगुलेट होती हैं जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन होती है, और इस एंजाइम की अपरेगुलेशन होती है, एआईडी, इसको हम कहते हैं के एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, ठीक है, ये बनता है। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन की जो जीन्स होती है ना, उनके अंदर मॉडिफिकेशन कराता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एंटीजन रिसेप्टर जीन डाइवर्सिफिकेशन हुई, और म्यूटेशन जर्मिनल सेंटर में अकर करती हैं, और जो जर्मिनल सेंटर में म्यूटेशंस होती हैं वो क्या कराती हैं? वो अप रेगुलेट कराती हैं एआईसीडी एंजाइम को। अप रेगुलेशन होती है, तो इसकी वजह से, इसकी अपरेगुलेशन से इम्यूनोग्लोबुलिन की जीन में 2 तरह की मॉडिफिकेशंस आती हैं। एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन में क्लास स्विचिंग हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जीन में हो जाती है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। अब हम देखते हैं कि क्लास स्विचिंग क्या होती है और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन क्या होती है। अब क्लास स्विचिंग आपने याद रखना है कि क्लास स्विचिंग ऐसे होती है कि उस एंजाइम ने क्या कराया? 2 काम कराने हैं। एक तो क्लास स्विचिंग करानी है। क्लास स्विचिंग में क्या होता है, जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है ना, इसकी जो हैवी चेन होती है, उसकी क्लास स्विच होके, यानी कि आईजीएम एंटीबॉडी की हैवी चेन की बजाय उसके जो एक कांस्टेंट सेगमेंट होता है, एक ऊपर एंटीजन वाला वेरिएबल सेगमेंट होता है और नीचे कांस्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आईजीएम की जो हैवी चेन है, उसका जो कांस्टेंट सेगमेंट है ना, वो आईजीएम के बजाय किसका कांस्टेंट सेगमेंट आ जाता है? वो एंजाइम क्लास स्विचिंग इस तरह से कराता है कि आईजीएम के हैवी सेगमेंट में क्या आ जाता है? आईजीजी का हैवी सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या ख्याल है कि जब आईजीएम का हैवी सेगमेंट बनना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह आईजीजी का हैवी सेगमेंट आ गया, तो क्लास स्विचिंग हो गई। तो उसकी वजह से एंटीबॉडी की क्लास स्विच हो जाती है। और दूसरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो है
सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं आईजीजी जीन्स में, और इसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि इसकी एंटीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये बातें आपने याद रखनी है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन का मतलब है इसका फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ऐसी पॉइंट म्यूटेशन है जिसने आईजीजी की एफिनिटी एंटीजन के लिए बढ़ा देनी है। उसके अलावा हमने एक जीन एमवाईसी जीन पढ़ी थी, वो किस में, जर्मिनल सेंटर में ये भी एक्टिवेट होती है, और कौन से लिम्फोमास में एक्टिवेट होती है, बी सेल लिम्फोमा में, और हम पढ़ चुके हैं कि इसमें भी ट्रांसलोकेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा एक और ट्रांसलोकेशन याद रखनी है, BCL6 होती है, और ये भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन, यानी BCL6 की एक्सप्रेशन और एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। BCL6 का बस अभी नाम याद कर लें, आगे हम देखेंगे ये क्या होता है। उसके अलावा ये भी बी सेल मैलिग्नेंसीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बी और टी सेल के अंदर जीनोमिक इंस्टेबिलिटी एक और चीज़ की वजह से आती है, VDJ रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से आती है। ये क्या करता है कि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है, ठीक है? स्पेसिफिक साइट पे इसने कट करना होता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी वजह से एंटीजन रिसेप्टर जीन की जो हमने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ी थी ना, वो डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, ठीक है? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस ख़राब हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन हैं, वो जाके क्या करती हैं कि वो एंटीजन रिसेप्टर जीन के जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ जाके कंबाइन हो जाती हैं। जब प्रोटो ऑन्कोजीन एंटीजन रिसेप्टर के जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं उनके साथ जाके कंबाइन होंगी, तो क्या होता है कि इसकी वजह से इन प्रोटो ऑन्कोजीन की अप रेगुलेशन हो जाती है, और प्रोटो ऑन्कोजीन की अप रेगुलेशन होती है तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, और ऑन्कोजीन नाम से ही पता है कि ये क्या होती है, कैंसर जीन होती है, और इसकी वजह से ट्यूमर बनते हैं, और वो ट्यूमर कौन से होते हैं, प्रीकर्सर टी सेल नियोप्लाज़्म अकर करेंगे, ठीक है? तो ये वाली बातें आपने याद रखनी है कि एक एमवाईसी प्रोटो ऑन्कोजीन हमने पढ़ी, ये ज़्यादातर बी सेल लिम्फोमा के जर्मिनल सेंटर में अकर करती है। उसके अलावा ट्रांसलोकेशंस वगैरह भी हो रही होती हैं। उसके अलावा BCL6 जो कि एक ऑन्कोजेनिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसकी भी अप रेगुलेशन होती है, और वो उसकी अप रेगुलेशन बी सेल नियोप्लाज़्म में इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा एक और नियोप्लाज़्म होता है प्रीकर्सर बी सेल और टी सेल, उसमें क्या होता है कि जो VDJ रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, ये नॉर्मली क्या काम होता है इसका, जब नॉर्मल काम वो एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि नॉर्मली इसका क्या काम होता है कि इसने डाइवर्सिफिकेशन करानी होती है, जिसमें प्रोटो ऑन्कोजीन एंटीजन रिसेप्टर जीन के साथ जाके मिलती है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रोटो ऑन्कोजीन एंटीजन रिसेप्टर जीन के साथ जाके बाइंड हो और वो प्रोसेस एबनॉर्मल हो जाए, तो उसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन की ओवर एक्सप्रेशन होती है, और वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके रिजल्ट में टी सेल नियोप्लाज्म अकर करते हैं। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। वैसे आप अलग अलग जो कैंसर्स हैं उसमें हम नियोप्लाज़म्स में ये सारी एबनॉर्मेलिटी स्टडी कर लेंगे, लेकिन एक जनरल आपने ये बातें एक दफ़ा गो थ्रू करने लेनी है, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर याद नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। उसके अलावा इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नियोप्लाज़्म अराइज़ करते हैं, और इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स होता है, इसमें क्या होता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे ब्लूम सिंड्रोम होता है, फैनकॉनी अनीमिया है, ये सारी हेरिडेटरी डिजीज़ेज़ हैं। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया है, तो ये वाले जो इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स हैं ना, यानी इन डिजीज़ेज़ के पेशेंट्स, उनके अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं जिन्हें ये सारे ऑन्कोजेनेसिस का प्रोसेस कराना होता है। एक ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1, एक होता है एप्स्टीन बार वायरस, और ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8, इसको कैपोसी सार्कोमा हर्पीज़ वायरस भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर लिम्फोमास करा रहे होते हैं। अब सारा मैकेनिज़्म क्या है कि मैकेनिज़्म का ये होता है कि ये जीन्स में जाके कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़ कराते हैं, जिसकी वजह से नियोप्लेज़िया आ जाता है। अब जो एप्स्टीन बार वायरस है वो बर्किट लिम्फोमा कराता है 30 टू 40% पेशेंट्स में, उसके अलावा हॉजकिन लिम्फोमा भी करा सकता है, और उसके अलावा नेचुरल किलर सेल के लिम्फोमास भी होते हैं, कैपोसी सार्कोमा भी होता है, ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 जो है उसमें बी सेल लिम्फोमा आता है, और बी सेल लिम्फोमा ऐसा लिम्फोमा होता है कि जिसमें मैलिग्नेंट इफ्यूजन, यानी कि लंग्स की जो साइड पे प्लूरा होती है उसमें इफ्यूजन भर जाती है, यानी पानी भर जाता है, और प्लूरल इफ्यूजन के साथ पेशेंट आता है, ठीक है? तो बस इनके नाम याद कर लें। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि जब बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो उसके अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर चांसेस होते हैं लिम्फॉइड नियोप्लेजिया के, कि लिम्फॉइड सेल्स का नियोप्लेजिया अकर कर सकता है। ये ज़्यादातर इन्फ्लेम टिश्यू में क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि स्टमक में एच पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोरी का जब इन्फेक्शन होता है तो कंटिन्यूअसली एक बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद है, इन्फ्लेमेशन करवाई जा रहा है, तो क्या ख्याल है कि जो स्टमक की सेल लाइनिंग होती है उसके अंदर नियोप्लेसिया अराइज कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। तो वहाँ के जो बी सेल्स होते हैं उनका लिम्फोमा बन जाता है, और इसको कहते हैं गैस्ट्रिक बी सेल लिम्फोमा। उसके अलावा ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी होती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, और उसके अलावा इंटेस्टाइनल टी सेल लिम्फोमास
भी जो है वो इन्फ्लेम्ड टिश्यू में अकर करते हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट इम्प्लांट्स जो हैं, इसमें भी अगर जो लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रखवाते हैं, उनमें भी टी-सेल लिम्फोमा हो सकता है। उसके अलावा एचआईवी इन्फेक्शन भी होता है। एचआईवी इन्फेक्शन में बी-सेल लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो किसी भी ऑर्गन में अराइज़ कर सकता है। अब क्या होता है कि एचआईवी इन्फेक्शन का क्या काम होता है कि उसने टी-सेल की डिसरेगुलेशन करानी है। जब टी-सेल की डिसरेगुलेशन होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी बॉडी में टी-सेल की डिसरेगुलेशन की वजह से पूरी बॉडी में जर्मिनल सेंटर जो सिस्टेमिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा जर्मिनल सेंटर्स का, ठीक है? और क्या ख्याल है जब जर्मिनल सेंटर का हाइपरप्लेजिया होगा तो उसकी वजह से जर्मिनल बी सेल लिम्फोमास अराइज करेंगे। उसके अलावा जो एडवांस इन्फेक्शन होता है एड्स का, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं टी सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो टी सेल की इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर रिस्क होता है कि उसके अंदर बी सेल लिम्फोमा अराइज कर सकते हैं। ज़्यादातर वो लोग जिनके अंदर एचआईवी के साथ साथ एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनके अंदर बी सेल लिम्फोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एट्रोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, एट्रोजेनिक यानी कि जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे होते हैं, उनकी वजह से भी लिम्फोमास अराइज़ करते हैं। अक्सर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है। तो क्या ख़्याल है कि ये कैंसर की थेरेपीज़ हैं और इनका क्या काम होता है कि इन्होंने जाके स्टेम सेल्स को भी, क्योंकि ये थेरेपीज़ इसलिए दी जाती हैं कि जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हैं, उनकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट किया जाए। तो क्या ख़्याल है हमारे रैपिडली डिवाइडिंग बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं, उनके ऊपर भी ये जाके काम करेंगी और उनकी भी डिस्ट्रक्शन कराएँगी और उनकी डिस्ट्रक्शन के अलावा उनकी यानी उनकी डिसरेगुलेशन करा देती हैं। तो डिसरेगुलेशन ऐसी होती है कि उनकी जीन्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं इन ड्रग्स की वजह से और कीमोथेरेपी वगैरह की वजह से, रेडिएशन की वजह से, कि उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी और माइलॉइड और लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म अराइज़ करेंगे। इनका क्या इफ़ेक्ट होता है? म्यूटाजेनिक इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ये जो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं उनमें म्यूटेशंस कराते हैं। स्मोकिंग जो है वो एएमएल यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि स्मोकिंग में कुछ कार्सिनोजेन्स होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह, और वो मतलब एएमएल के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म के इंट्रोडक्शन। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन जल्दी से देख लेते हैं कि हमें पता है कि ल्यूकीमिया क्या होता है जब पेरिफेरल ब्लड के अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए, उसको कहते हैं ल्यूकीमिया। और अगर कभी जब व्हाइट ब्लड सेल की प्रोलिफरेशन और वो मैस बना ले, यानी कि अगर तो वो ब्लड में है तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, लेकिन अगर एक मैस बना रहे हैं तो उसको कहेंगे लिम्फोमा, ठीक है? लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा हम स्पेसिफिक नहीं करते, मतलब इंटरचेंजेबली ये टर्म्स इस्तेमाल होती रहती हैं, ठीक है? उसके अलावा लिम्फोमाज़ में लिम्फोमाज़ के कुछ टाइप्स होती हैं, हॉजकिन लिम्फोमा, उसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी होता है, ये आगे डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएँगी। उसके अलावा एक और ट्यूमर्स होते हैं, प्लाज़्मा सेल नियोप्लाज़म्स होते हैं, जो बोन मैरो में अराइज़ करते हैं, प्लाज़्मा सेल्स में अराइज़ करते हैं, और ये लिम्फ नोड वगैरह में नहीं होंगे और इतने पेरिफेरल ब्लड में नहीं होते, ये ज़्यादातर बोन मैरो में होते हैं, प्लाज़्मा सेल नियोप्लाज़म्स, ठीक है? अब उसके अलावा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि एक अगर लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म अराइज़ किया है तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे मौजूद है, उसकी एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब जो ज़्यादातर जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़ और हॉजकिन लिम्फोमाज़ है ना, वो किस फॉर्म में मिलेंगे, यानी उनकी एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, उनमें लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं और लिम्फ नोड जो एनलार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं, यानी कि उनको हाथ लगाने से दर्द नहीं होगा और ये लिम्फ नोड 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा के होते हैं। और जो रिमेनिंग नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, यानी हमने कहा है ना कि 2/3 नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ये नॉन टेंडर लिम्फ नोड होते हैं। बाकी जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमास हैं, उसमें एक्स्ट्रा नोडल साइट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। 1/3 जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, उसमें एक्स्ट्रा नोडल साइट्स भी होती हैं, यानी कि स्किन, स्टमक और ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया जो है, ये आपको क्लिनिकली कैसे पता चलता है कि पेशेंट को लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है? क्यों? क्योंकि पेशेंट ऐसे सिम्पटम के साथ आता है, आप देखते हो तो आप कहते हो कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की नॉर्मल हेमाटोपोइसिस सप्रेस हुई हुई है। तो ये वाला जो पेशेंट आता है ना लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज़ का, वो ऐसे सिम्पटम्स के साथ आता है कि उस बंदे का जो बोन मैरो होता है, उसकी नॉर्मल हेमाटोपोइसिस सप्रेस हुई होती है बोन मैरो में। उसके अलावा जो प्लाज़्मा सेल नियोप्लाज़्म है और मल्टीपल मायलोमा है, इसमें क्या है, इन दोनों में प्लाज़्मा सेल नियोप्लाज़्म और मल्टीपल मायलोमा में बोन और स्केलेटन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट आएगा, पेन के साथ आएगा और उसके फ्रैक्चर्स हो रहे होंगे, यानी कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, उसके ऐसे ही फ्रैक्चर्स चल रहे होंगे और वो दर्द के साथ आएगा, ठीक है? और ये ज़्यादातर सिम्पटम्स क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि आपको पता है प्लाज़्मा सेल्स का क्या काम होता है कि उन्होंने प्रोटीन सेक्रेट करने हैं। तो ये जो सिम्पटम्स दूसरे सिम्पटम्स जो होते हैं वो अक्सर इस वजह से भी आ रहे होते हैं, जो ट्यूमर सेल्स के अंदर से क्या रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोटीन सेक्रेट हो रहे हैं और उन प्रोटीन्स की वजह से अक्सर पेशेंट के सिम्पटम्स आते हैं और वो क्लिनिकली डिटेक्ट होता है।
और प्रोटीन कौन से न्यूप्लाज़म्स में रिलीज़ होते हैं? प्लाज़्मा सेल न्यूप्लाज़म्स में प्रोटीन रिलीज़ होते हैं, ठीक है? और प्लाज़्मा सेल ट्यूमर है, नाम से ही पता चल रहा है प्लाज़्मा सेल है, तो प्लाज़्मा सेल ने क्या करना है कि एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करना है और एंटीबॉडी के जो आईजीजी फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, उन्होंने जो है ये सारे इश्यूज़ करवाने होते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा में ज़्यादातर पेशेंट फ़ीवर के साथ आता है और फ़ीवर क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा कि इन्फ्लेमेशन चलती है, इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन वगैरह रिलीज़ होते हैं और वो क्या करवा देंगे? फ़ीवर करवा देते हैं। उसके अलावा जो पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमाज़ हैं, वो क्या करवाते हैं कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स रिलीज़ कराते हैं। तो एक जनरल सी बातें हैं जो आपको ट्यूमर्स के बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन है, ये टेबल हम एंड पे देखेंगे जब हम सारे न्यूप्लाज़म्स पढ़ लेंगे तो ये तब आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा ये टेबल में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है? उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, इम्यूनोफिनोटाइप उनकी क्या है और जीनोटाइप उनकी क्या है कि यानी कि क्या उनकी जीन्स वगैरह हैं और उनके क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की है मॉर्फोलॉजिकल, इम्यूनोफिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक एंड क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है? उसकी वजह से इनकी 5 ब्रॉड कैटेगरीज बनती हैं। प्रीकर्सर बी सेल न्यूप्लाज़म्स, पेरिफेरल बी सेल न्यूप्लाज़्म, प्रीकर्सर जो इमैच्योर सेल्स में अराइज़ करते हैं, ठीक है? प्रीकर्सर नाम से ही पता चल रहा है। पेरिफेरल बी सेल न्यूप्लाज़्म, पेरिफेरल यानी कि ब्लड में जो मौजूद है और ब्लड में ज़ाहिर है मैच्योर फॉर्म्स ही होती है ना, तो पेरिफेरल बी सेल न्यूप्लाज़्म मैच्योर बी सेल्स में होंगे और प्रीकर्सर टी सेल न्यूप्लाज़्म इमैच्योर सेल्स के होते हैं। और जो पेरिफेरल टी सेल और नेचुरल किलर सेल के न्यूप्लाज़म्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मैच्योर टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स के होते हैं और हॉजकिन लिम्फोमास जो हैं, इसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। ये अगेन जब हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बातें हमें बहुत अच्छी समझ आ जाएँगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, लिम्फॉइड न्यूप्लाज़्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। लिम्फॉइड न्यूप्लाज़्म जो है, वो आप क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे डायग्नोज़ कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लग रहा है ना कि अच्छा पेशेंट को लिम्फॉइड न्यूप्लाज़्म हो सकता है, तो आपने उसके लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन लाज़मी करानी है और आपको लगे कि उसकी बॉडी में जो-जो टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी आपने बायोप्सी लेके उसकी हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस लाज़मी करवानी है। उस हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में और क्या-क्या चीज़ें एनालाइज़ की जाती हैं, प्रोटीन मार्कर्स देखे जाते हैं, जेनेटिक अल्टरेशंस देखी जाती हैं। उसकी बेसिस पे भी उसको डायग्नोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्कर्स क्या होते हैं, मार्कर्स को एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज़ करती हैं, ठीक है? और वो मार्कर्स की वजह से हम पता चलाते हैं कि अच्छा इसको कौन-सा कैंसर है। उसके अलावा एंटीजन रिसेप्टर जीन की जो रीअरेंजमेंट्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं लिम्फॉइड सेल मतलब लिम्फॉइड सेल की ट्रांसफॉर्मेशन से पहले उसमें क्या मसला चल रहा होता है, एंटीजन रिसेप्टर जीन की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे मैलिग्नेंट प्रोजेनिटर से, वो क्या होंगे? उन सब में सेम एंटीजन होगा क्योंकि हमने कहा था कि इनके अराइज़ करने से पहले एंटीजन रिसेप्टर की जो जीन्स होती हैं, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। तो क्या ख़्याल है इस मदर सेल से जो आगे सारे डॉटर सेल्स नियोप्लास्टिक सेल अराइज़ करेंगे, उन सब में एंटीजन रिसेप्टर जीन की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और उनका सीक्वेंस वग़ैरह भी सेम होगा और उसकी वजह से वो बिल्कुल सिमिलर एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन बनाएँगे, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है कि एंटीजन रिसेप्टर जीन्स इनकी सिमिलर होती हैं, तो जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे, वो एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन सेम बनाएँगे। तो अभी क्या ख़्याल है कि एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन आपने देखा, मैंने कहा कि जो एक ही सेल से अराइज़ करता है, जो एक ही सेल से डॉटर सेल अराइज़ करते हैं, वो सेम एंटीजन रिसेप्टर जीन्स शेयर करते हैं और उसकी वजह से एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन उनका सेम होता है। तो क्या ख़्याल है एक पेशेंट के अंदर जब हम एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन देखेंगे, अगर तो सारे सेम तरह के एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन मिल रहे हैं, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएँगे कि इस पेशेंट में क्या है, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चल रही है, ठीक है? मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है? मोनोक्लोनल यानी कैंसरस म्यूटेशन चल रही है कि एक सेल है उससे आगे सारे डॉटर सेल अराइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंट तरह के एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डॉटर सेल्स हैं जो डिफरेंट क्लोन से अराइज कर रहे हैं। जब डिफरेंट डॉटर सेल्स हैं जो डिफरेंट क्लोन से अराइज़ कर रहे हैं, अगर ये इस क्लोन से अराइज़ कर रहा है तो इसके एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन इससे सिमिलर होंगे। ये दोनों इस क्लोन से अराइज़ कर रहे हैं तो इनके एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन इससे सिमिलर होंगे। तो एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर की बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि वेदर proliferation of lymphoid cell is polyclonal or monoclonal, and we know that monoclonal proliferation are usually neoplastic and polyclonal proliferation are reactive। एक और डिफरेंट पॉइंट आप याद कर लें, पिछली वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी में पॉइंट याद किया था, तो यहाँ पे भी एक मेन पॉइंट आप याद कर लें कि रिएक्टिव जो होते हैं यानी कि जो भी रिएक्टिव प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की, वो कैसी होती है, पोलीक्लोनल, और जो नियोप्लास्टिक होती है वो मोनोक्लोनल होती है। उसके अलावा ये जो एंटीजन रिसेप्टर जीन्स की रीअरेंजमेंट होती है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है और उसको हम कहते हैं क्लोनल मार्कर, और इसकी मदद से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा भाई पेशेंट को कौन सा कैंसर चल रहा है।
उसके अलावा जो ज़्यादातर लिम्फोइड नियोप्लाज़्म होते हैं, उनकी कहीं न मतलब किसी न किसी स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पे होते हैं, यानी कि बी सेल और टी सेल जो भी नियोप्लाज़्म है, वो किसी न किसी स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पे होगा। हम जो इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड लिम्फोब्लास्टिक, जहाँ पे भी ब्लास्ट का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये में, और जहाँ सिटिक आएगा, उसका मतलब है कि ये मैच्योर सेल्स का नियोप्लाज़्म है, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन पे आपको मिलेंगे लिम्फोइड नियोप्लाज़्म्स में ज़्यादातर इम्यून एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं, ठीक है? इम्यून एब्नॉर्मैलिटीज़ क्यों आती है? क्योंकि लिम्फोइड नियोप्लाज़्म है और नियोप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो उनका फ़ंक्शन जो है वो कम हुआ होता है, यानी नॉर्मल फ़ंक्शन नहीं कर रहे, तो पेशेंट की इम्यूनिटी लॉस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर ये है कि उसकी अपनी ही इम्यूनिटी से टॉलरेंस ख़त्म हो जाएगी और ऐसे पेशेंट्स को ऑटो इम्यूनिटी भी आ सकती है, यानी कि इनके अंदर इम्यून एब्नॉर्मैलिटीज़ क्या-क्या हो सकती है, इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, इनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा हो सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर ऐसे इन्फेक्शन जैसे हमने बात की थी एचआईवी वगैरह, एप्स्टीन बार वायरस, ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं और ये भी नियोप्लाज़्म करा सकते हैं। उसके अलावा नियोप्लास्टिक बी एंड टी सेल जो है वो क्या करते हैं, वो अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स के बिहेवियर को रिकैपिटुलेट करते हैं, यानी कि बिल्कुल उनकी तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल लिम्फोसाइट होते हैं, उनकी बिल्कुल नॉर्मल लिम्फोसाइट की तरह बी और टी सेल भी क्या करते हैं कि नॉर्मल लिम्फोसाइट पे हमने कहा है ना कि एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसी तरह जो बी और टी सेल के न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं, उनके ऊपर भी एडहेजन मॉलिक्यूल्स होंगे और कीमोकाइन रिसेप्टर्स भी होंगे। कीमोकाइन के रिसेप्टर्स भी होंगे और एडहेजन मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो भी अपना काम कराना है, टिश्यू से बाइंड कराना है, वो सारा प्रोसेस करा रहे होंगे, ठीक है? तो ये इस बात आपने याद रखनी है कि अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स वाली चीज़ें इनके ऊपर मौजूद होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद होंगी। उसके अलावा एक बात ये जो हमने कही कि वो अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट्स के सिमिलर होते हैं, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा, क्योंकि नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स कहाँ पे होते हैं, लिम्फ नोड में होते हैं, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा लिम्फ नोड में होंगे। क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, क्यूटेनियस टी सेल्स किस पे होते हैं, स्किन पे होते हैं, तो लिम्फोमास भी स्किन के ऊपर होंगे, ठीक है? उसके अलावा हमने बात की है कि जो न्यूप्लास्टिक बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू जाते हैं और डिस्टेंट साइट तक जा सकते हैं, ठीक है? और इसलिए हमने बात की है कि जो लिम्फॉइड ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि वो लिम्फेटिक्स में से जाते हैं, लिम्फ के ज़रिए फ्लो करके वो डिफरेंट एरियाज़ पे जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिम्फॉइड ट्यूमर्स होते हैं वाइडली डिसेमिनेटेड होते हैं, यानी बॉडी में फैले हुए होते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि वो लिम्फेटिक्स के ज़रिए फैलते हैं और डिस्टेंट एरियाज़ पे चले जाते हैं, ठीक है? एक्सेप्शन कौन-सी है कि कौन-सा ऐसा ट्यूमर है जो इतना नहीं फैलता, हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है? हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है कि वो एक ही कोई स्पेसिफिक लिम्फ नोड होता है, उसके अंदर ही रहते हैं, और एक और लिम्फोमा है मार्जिनल बी सेल लिम्फोमा। तो ये क्या होते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन एरिया जहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है वहाँ होते हैं। तो अब जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे हमें बातें समझ आ जाएँगी, अभी सिर्फ़ आप इनकी जनरल सी बातें याद रख लें। उसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, हॉजकिन लिम्फोमास जो हैं वो बॉडी में बिल्कुल एक ऑर्डर वाइज़ फैलते हैं, यानी ऑर्डर वाइज़ डिसेमिनेट करते हैं, जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो डिसेमिनेट करते हैं वाइडली और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कि आपको नहीं पता चलता, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा फैल-फैल के कहीं का कहीं चला जाता है। लेकिन हॉजकिन लिम्फोमास का एक ऑर्डर वाइज़, एक स्टेप वाइज़ फैशन होता है, आपको पता होता है कि इस स्टेप में ऐसे-ऐसे जाएगा, तो इसको क्योर करना भी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है? तो लिम्फोमा की जो स्टेजिंग होती है उससे हमें प्रोग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है, कि यानी कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या होता है, इससे वो पता चलता है कि पेशेंट की आगे कंडीशन इम्प्रूव होती है या जो उसका क्लिनिकल कोर्स है वो क्या होगा, ठीक है? और इसकी वजह से हम थेरेपी पेशेंट की ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि हम मतलब इमेच्योर सेल्स होते हैं, उसके बाद मैच्योर सेल के न्यूप्लाज़्म है, तो आगे हम एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया डिस्कस करेंगे, तो हमारी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।